रऊफ हसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं आपसे सवाल जिसे कहते हैं ना कि कभी तनकीद करना मुश्किल हो जाता है, जो हु आर मोर सिन्ड अगेंस्ट देन सिनिंग, लेकिन ये जो तफसील आई है कि ये जो खुफिया मुआहिदा सामने आया है, इसके मुताबिक तो दैट मनी हैड टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, और क्या ये लीगल टीम के इसे पहले नहीं निकलवा सकी और ये फैसले के बाद आया है, ये कोई लैप्स है डू यू थिंक ऑन द पार्ट ऑफ द पीटीआई लीगल टीम? जनाब रऊफ हसन साहब। थैंक यू काजी साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। नहीं, ये लैप्स तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आज भी हमारी स्ट्रैटेजी कमेटी में जो मैं हेड करता हूँ वहाँ ये बात डिस्कस हुई है और हमें इन्फॉर्म किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन जो है 1 या 2 दिन में चली जाएगी और उसमें ये तमाम हकायक जो हैं वो कोर्ट के सामने, जज साहिबान के सामने रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये केस जो है वो चंद ही हेयरिंग्स में इसको डिसमिस कर दिया जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जिसका जिक्र आपने किया है। ये जो अमाउंट है ट्रांसफ़र हुआ था और होना था वो सवाए और सवाए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के और कहीं जा ही नहीं सकता था, और इस सिस्टम में जो इस्तगासा था वो तो अपना वो केस वैसे भी नहीं साबित कर सका, लेकिन आप जानते हैं काजी साहब कि ये सज़ा देनी थी, उन्होंने खान साहब को सज़ा दे दी। अब देखते हैं, पहले भी 4 केसेस थे, वहाँ भी सज़ा दी गई थी, वहाँ भी 33 साल या 34 साल की सज़ा टोटल बनती थी, तो उनका जो हशर हुआ वो आपको पता है, आज कोई उनका नाम नहीं लेता। तो इस केस का जो हशर है ये भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और एक और बात भी देखें, फैसले के बाद ये बातें सामने आई। मैं ब्रादर हामिद मीर को सुन रहा था कि जो फाजिल जज साहब हैं वो उनके हवाले से भी इतने सवालिया निशान थे। जो साबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कुछ इंक्वायरी और कुछ कमेंट्स दिए थे। फिर इफ्तिखार अहमद साहब, चौधरी इफ्तिखार साहब जो हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने उसको प्रोसीड करना था। इस हवाले से भी कोर्ट को मूव तो किया जा सकता था अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ द फाजिल जज, क्योंकि ये हमारा तो नहीं, खैर सुप्रीम कोर्ट, वो भी मेरे ख्याल में नहीं किया गया या उसको ज़रूरी नहीं समझा गया। रऊफ साहब, तकलीफ अमर काजी साहब ये है कि जी इस मुल्क में सज़ा पहले फैसला कर लिया जाता है और उसके बाद जो होता है उसके जो कम्युनिकेटर्स हैं उनकी तलाश की जाती है। तो ये जो जज साहिबान हैं, ये जो जज साहब हैं, ये भी उसी तरीके से ही मार्ज़ वजूद में लाए गए। बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इनके खिलाफ कि ये कोई जज बनने के अहल नहीं है, लेकिन उन्हीं से सज़ा दिलवाई गई। तो ये मामला जो है ये भी जब हाई कोर्ट में जाएगा तो सब कुछ उठेगा। लेकिन तकलीफ अमल है कि किस तरीके से पूरा सिस्टम जो है उसको एक क्रिमिनल माफिया ने हॉस्टेज बनाया हुआ है। फैसले पहले करते हैं और उसके बाद जो उसका मैकेनिज्म है वो फाइनलाइज करके उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। क्या मुल्क ऐसे ही चलेगा आगे? ऐसे लोगों को सजाएं देते रहेंगे जिन्होंने जुर्म नहीं किया, और जिन्होंने जुर्म किया है उनको आप मसनद इक़्तिदार के ऊपर बराजमान करते रहेंगे? क्या इस मुल्क की तकदीर में सिर्फ ये लिखा हुआ है काजी साहब कि हम इससे निकल भी पाएंगे कभी? क्या इस मुल्क में अच्छे हुक्मरान आ सकेंगे? आगे बढ़ता हूँ, ये एक अभी मियाँ साहब ये मैं ज्वाइन कर ली है, ये मैं आगे बढ़ता हूँ। रऊफ हसन साहब, अब मुज़ाकरात पे पूरी कौम की उम्मीदें हैं। वी आर इन अ डीप ट्रबल इकनॉमिकली एंड पोलिटिकली, और कोई आपने लास्ट टाइम 2-3 बड़ी बातें कही थी कि जहाँ बात होनी है वहाँ भी बात हो रही है। अब आप क्या समझते हैं कि ये कमीशन बनेगा, और अगर कमीशन नहीं बनता जो कहा जा रहा है तो फिर 9 मई पे तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? हमारी रिक्वेस्ट है जी, हमने जो उनको डिमांड दी है वो है 9 मई के भी बारे में कमीशन और 26 नवंबर के बारे में भी कमीशन बनाना है। अब जो इंडिकेशंस आ रही हैं और जो इनके पार्टी रहनुमा जो हैं जिस किस्म की स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं, उससे तो हमारे लिए ये अखज़ करना कोई मुश्किल काम नहीं है कि शायद ये कमीशन बनाने के मूड में नहीं बनाएंगे। लेकिन इस सिलसिले में अब खान साहब की भी बहुत डेफिनेटिव इंस्ट्रक्शंस हमारे सामने आ गई हैं, और वो ये हैं कि अगली मीटिंग से पहले अगर कमीशन अनाउंस नहीं होता तो अगली मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। पहले उन्होंने कहा था कि फायदा नहीं होगा, अब उनकी डेफिनेटिव इंस्ट्रक्शन है कि अगली मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कमीशन दोनों बनाने, 9 मई का कमीशन और 26 नवंबर का कमीशन, वो हमारी प्री रेक्विजिट्स हैं ये मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस बारे में बड़ा क्लियर मौक़िफ़ जो है वो खान साहब ने अडॉप्ट कर लिया है और उसी के मुताबिक जो है पार्टी आगे बढ़ेगी। अब जी मियाँ साहब, आपको सवाल। रऊफ हसन साहब, आज ट्रंप ने हल्फ उठा लिया है, तकरीबन उठा लेना है, और आज वो सदर बन जाएंगे।
एक उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि शायद ट्रंप जो है वो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। क्या ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है या उम्मीद जो है वो दम तोड़ चुकी है? और क्या आप समझते हैं कि अगर ऐसा जो बानी पीटीआई के जो जारहाना बयानात आ रहे हैं, क्या उनको कोई उम्मीद है कि ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है? शुक्रिया, आपने ये सवाल पूछा। देखिए, मैं बारहा इसके ऊपर पहले भी बात कर चुका हूँ। 2-3 बातें मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। नंबर 1 के पासियत एक पार्टी के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई रोल नहीं है इसमें जो कुछ वहाँ हो रहा है। हमने किसी भी मुल्क से, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिका से, किसी किस्म की इंटरवेंशन की कोई दरख्वास्त नहीं की। ये जहाँ तक बात जो पहुँची है वो हमारा जो अमेरिकन डायस्पोरा है उसके उनकी कोशिशों की वजह से बात यहाँ तक पहुँची है। नंबर 2 बात, क्या वो ऐसा करना चाहेंगे कि नहीं? जो इंडिकेशंस डायस्पोरा के थ्रू हम तक कम्युनिकेट हुई हैं, उन इंडिकेशंस के मुताबिक तो उनकी इंटेंट लगती है, यानी कि वो ये करना चाहते हैं। अब ये कि वो कर सकेंगे कि नहीं, इसका दारोमदार जो है वो बहुत सारी बातों के ऊपर है। देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट एक फैक्टर है उनमें, इसके अलावा और भी वहाँ भी डीप स्टेट है, पेंटागन मौजूद है वहाँ, और भी स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये फैसले जो हैं कोई एक शख्स नहीं करता। हाँ, ये और बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो एक नॉन कन्वेंशनल किस्म के सदर हैं और शायद वो उस कॉन्टेक्स्ट में अब कोई फैसला करने के बारे में सोचें, लेकिन ट्रेडिशनली फैसले जो होते हैं उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर एक फैसला किया जाता है। तो ये एक आसान काम नहीं होगा। लेकिन अगर फर्ज करें अमेरिका की जानिब से ये फैसला आ जाता है या वहां से ये बात आ जाती है कि बानी पीटीआई को रिहा करें या इस हवाले से दबाव डलता है, तो क्या पीटीआई या बानी पीटीआई जो हैं वो एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे या वेलकम कहेंगे? देखिए जी, हमारा इसमें कोई अमल ही नहीं है। हमने उनको रिक्वेस्ट ही नहीं की है। मैंने अर्ज किया कि पीटीआई का बासियत एक पॉलिटिकल पार्टी के कोई रोल ही नहीं है इस सारी डेवलपमेंट में। ये हमारा डायस्पोरा जो है वो वहाँ काम कर रहा है, तो ये सवाल उनसे हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमारा जो क्लियर है अमेरिका के बारे में जो रोल प्ले किया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, डोनाल्ड डू ने जो रोल प्ले किया था, उस बारे में हम बिल्कुल कायम है। हमारी हुकूमत को गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से इंटरवेंशन के ज़रिए हटाया गया था, उससे हम अब बिल्कुल पीछे नहीं हटे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा इस किस्म का काम कोई नहीं होगा। सिर्फ ये कि हमारी हुकूमत को नहीं हटाया जाएगा, बल्कि किसी भी हुकूमत को ऐसे तरीकों से, ऐसे कंडों के इस्तेमाल से नहीं हटाया जाएगा। बड़ा हमारा क्लियर कैंडिडेट किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू है इस सिलसिले में। अच्छा, रऊफ हसन साहब, एक और सवाल बनता है। 190 मिलियन पाउंड के हवाले से मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ गया, अब वो जो है वो आगे चैलेंज होगा। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ना मैंने मलक रियाज को फ़ायदा दिया, हुकूमत को पैसा आया, लेकिन जो तरीक़ाकार अपनाया गया बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान से वो गलती हुई थी कि एक बंद लिफाफा जो है उस पर साइन लिए गए या उससे मंजूरी ली गई? ये गलतियाँ उनसे हुई हैं? ये गलतियां नहीं हैं। अगर आपने सारा केस को पढ़ा है और एनसीए का जो लेटर था वो भी पढ़ा है, तो आपको ये पता चलेगा कि हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि अगर आप इस तरीके से इस केस को प्रोसीड करेंगे तो ये पैसा जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये किसी स्टेज के ऊपर भी ये हुकूमत वक्त के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होना था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का पैसा था, उन्हीं को जाना था। ये उस लेटर के मुंदरजात अगर आप स्टडी करें तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। नंबर 2, उन्होंने ये भी शर्त लगाई थी कि ये तमाम मामला जो हैं ये आप कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। वो लिफाफों में अप्रूवल लेने की भी वजह ही ये थी ताकि किसी एक बंदे को दूसरे के बारे में ना पता चले कि उसने क्या ओपिनियन दिया है, उसी की बेसिस के ऊपर ये मामला आगे बढ़ेंगे। अब ये हम जो चैलेंज करने जा रहे हैं, कल या परसों चैलेंज हो जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें हम तमाम ये शवाहिद और हकायक जो हैं ये मंजर आम के ऊपर लाएंगे, तो आपको और बाकी लोगों को भी बिल्कुल इस केस का कॉम्प्रिहेंसिवली पता चल जाएगा। क्योंकि इस तकासा जो है वो लोअर कोर्ट के लेवल के ऊपर अपने केस को साबित नहीं कर सका, लेकिन चूंकि खान साहब को सजा देना ठहरा था, वो फैसला हो चुका हुआ था, इसलिए सजा तो उन्होंने देनी थी और वो उन्होंने दे दी। अब हाई कोर्ट लेवल के ऊपर आर्ग्यूमेंट होंगे, रैशनल देना पड़ेगा, आपको अपना केस साबित करना पड़ेगा। तो वो हम इंशाअल्लाह ताला जो है जब हम लेके जाते हैं तो हम वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको साबित करेंगे शवाहिद और हकायक की मुनासबत से।
मगर रऊफ हसन साहब, क्योंकि बेसिकली ये जो केस इनिशिएट हुआ था, जो उनकी क्राइम एजेंसी ने एक डील जो उनके ख्याल में शेडी थी और ओवर प्राइस्ड प्रॉपर्टी थी जिससे ये इनिशिएट हुआ, तो बेसिकली अगर इसको तश तश बाम करते और तो आप पे बाइंडिंग भी नहीं था उनका फैसला, आपके लिए तो वो सीक्रेट नहीं था, तो आई थिंक जो पॉलिटिकल माइलेज मिलती, लोगों को पता चलता ये पैसा कैसे वहाँ गया और फिर ये वापस कैसे आया, तो पॉलिटिकली मेरे ख्याल में दैट वाज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। देखिए, पैसा आ रहा था, खासा पैसा था। खान साहब ने ये, उनको दो ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन ये था कि जी आपको ये केस फाइट करना पड़ता और उस केस फाइट करने में 5, 6, 7 साल लगते और शायद आप केस विन भी ना कर सकते और करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च करना पड़ता। तो ये एक आसान तरीका था, जहां के पैसा पाकिस्तान में आ रहा था वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला जाता या वो किसी और अकाउंट में चला जाता, एज लॉन्ग एज यू नो इट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो वो हमने किया, खान साहब ने किया और वो पैसा यहाँ लिया। अब आप इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो मौजूद है। ये हसन नवाज जो है उसकी करप्शन थी जो कि अनर्थ हुई थी और वो पैसा जो था वो करप्शन का पैसा एनसीए ने समझा था और उसको फ्रीज किया था और वो पैसा ही जो है वो वापस पाकिस्तान ट्रांसफर हुआ था जो कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हुआ। अब देखते हैं हम कि इसके बारे में और क्या करना है, क्योंकि इस वक्त तो हमारी जो प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन है वो ये है जी कि जल्दी से जल्दी हम इसका जो बेल का रेफरेंस है, बेल की अपील जो है वो मूव करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो हम करने जा रहे हैं। सब जो बानी पीटीआई हैं वो बार बार कहते हैं कि मैं डील नहीं करूंगा, मुझे डील की ऑफर है, मैं भी डील नहीं करूंगा। आज भी उन्होंने ये गुफ्तगू की है। डील कौन ऑफर कर रहा है, डील कौन, दबाव कौन डाल रहा है? क्योंकि जो हम देख रहे हैं केसेस तो अदालतों में चल रहे हैं और अदालतों से फैसले आ रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जी डील कौन नहीं ऑफर कर रहा? सब लोग ऑफर कर रहे हैं। हर कोई बंदा जो है वो अंडर प्रेशर है, वो कह रहा है जी कि आप चले जाएं, आप जहां भी जाना है आपने चले जाएं। लेकिन ये कि इस मुल्क में जो इक्तदार है, पावर जिस इस वक्त साहब, ये तो बहुत बड़ी खबर है कि हर तरफ से डील ऑफर हो रही है खान साहब को और खान साहब नहीं मान रहे। जी मैंने कई दफा कहा है ये डील बिल्कुल है। मैं ये अर्ज ये करना चाह रहा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जी जो आवाम के मैंडेट जो के जरिए जो लोग इलेक्ट होते हैं उनके पास ताकत होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए मुल्क को रन करने के लिए, फैसले करने के लिए, मुल्क को आगे ले जाने के लिए। जब तक पावर जो है रऊफ हसन खान साहब